प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर बसा न्यूजीलैंड और दक्षिण एशिया का केंद्र भारत। भौगोलिक रूप से ये दोनों देश हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। कूटनीतिक वार्ताओं के इतिहास में इसे भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले व्यापारिक समझौतों में गिना जा रहा है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये संधि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दो जीवंत लोकतंत्रों के बीच की रणनीतिक साझेदारी को नया विस्तार देती है। इस समझौते में भारत ने एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसने आक्रामक रूप से अपने उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और साथ ही अपने संवेदनशील घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह सुरक्षित भी रखा है। भारत की इस संतुलित नीति का विश्लेषण जीएस पेपर 2 और 3 में आधुनिक विदेश आर्थिक नीति के जटिल प्रश्नों को हल करने का ठोस आधार प्रदान करता है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर बसा न्यूजीलैंड और दक्षिण एशिया का केंद्र भारत। भौगोलिक रूप से ये दोनों देश हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हाल ही में दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। कूटनीतिक वार्ताओं के इतिहास में इसे भारत के सबसे तेजी से संपन्न होने वाले व्यापारिक समझौतों में गिना जा रहा है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये संधि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दो जीवंत लोकतंत्रों के बीच की रणनीतिक साझेदारी को नया विस्तार देती है। इस समझौते में भारत ने एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया है। उसने आक्रामक रूप से अपने उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और साथ ही अपने संवेदनशील घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह सुरक्षित भी रखा है। भारत की इस संतुलित नीति का विश्लेषण जीएस पेपर 2 और 3 में आधुनिक विदेश आर्थिक नीति के जटिल प्रश्नों को हल करने का ठोस आधार प्रदान करता है। इस समझौते की व्यापारिक आवश्यकता को समझने के लिए हमें पुराने आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले ही भारत का न्यूजीलैंड के साथ व्यापार संतुलन सकारात्मक था। ये वर्टिकल बार चार्ट स्पष्ट करता है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात में 32.1% की तेज वृद्धि हुई, जो $711.1 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। इसी अवधि में न्यूजीलैंड से होने वाले आयात में 75.2% की भारी उछाल देखी गई, जो कुल मिलाकर $587.1 मिलियन रहा। भारत मुख्य रूप से औषधियां, बहुमूल्य धातुएं और वस्त्र जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात कर रहा था। बदले में न्यूजीलैंड भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था। इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा औद्योगिक स्तर पर उत्पादित इस तरह की इमारती लकड़ी से आता है। लकड़ी के अलावा न्यूजीलैंड भारत को विशेष मशीनरी और ताज़े फलों जैसे कृषि उत्पादों का भी एक प्रमुख निर्यातक है। इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि दोनों देशों के बीच बाजार की मांग पहले से ही मजबूत थी। इस एफटीए ने केवल व्यापार में आने वाली प्रशासनिक और टैरिफ संबंधी बाधाओं को हटाने का काम किया है। टैरिफ उन्मूलन के मामले में न्यूजीलैंड ने भारत से आयातित होने वाली 100% वस्तुओं पर से सभी प्रकार के सीमा शुल्क पूरी तरह से हटा दिए हैं। इसके जवाब में भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाली 95% वस्तुओं पर से आयात शुल्क को या तो समाप्त कर दिया है या उसमें भारी कटौती की है। इस ग्राफिक में 100% के मुकाबले 95% का ये 5% का अंतर कूटनीतिक पटल पर भारत की स्पष्ट जीत है। टैरिफ कटौती के पूरक के रूप में ये समझौता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफटीआई की एक विशाल रूपरेखा प्रस्तुत करता है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों भीतर भारत में $20 अरब के निवेश को सुविधाजनक बनाने की ठोस प्रतिबद्धता जताई है। ये $20 अरब का निवेश सीधे मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। इसका उपयोग भारत भर में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और नए इनोवेशन क्लस्टर्स के निर्माण के लिए किया जाएगा। नई दिल्ली ने अब बाजार तक पहुंच देने की एवज में देश के भीतर दीर्घकालिक पूंजी निवेश की एक स्पष्ट शर्त रखती है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू है रणनीतिक बहिष्करण यानी स्ट्रेटेजिक एक्सक्लूजन्स। आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड वैश्विक स्तर पर डेयरी उत्पादों का एक आक्रामक और उच्च तकनीक वाला निर्यातक है, लेकिन भारत ने दूध और चीज सहित सभी प्रकार के डेयरी उत्पादों को इस एफटीए से पूरी तरह बाहर रखा है। इसका सीधा उद्देश्य भारत के करोड़ों छोटे डेयरी किसानों की आजीविका को विदेशी एकाधिकार से बचाना है। डेयरी के अलावा प्याज और चना जैसी विशिष्ट सब्जियों, चीनी और शहद उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों को भी सुरक्षित सूची में रखा गया है। इसी तरह विदेशी मास प्रोडक्शन से स्थानीय शिल्पकारों के रोजगार को बचाने के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को भी इस समझौते से बाहर रखा गया है। ये रणनीतिक बहिष्करण स्पष्ट करते हैं कि मुक्त व्यापार के नाम पर भारत ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों को खतरे में नहीं डाला है। अब उन क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस बाधा रहित बाजार पहुंच का सबसे अधिक आर्थिक लाभ मिलने वाला है।
जिनमें एमएसएमई और महिला उद्यमी प्रमुख हैं। टैरिफ हटने से भारत के विशाल कपड़ा और परिधान निर्माताओं के लिए न्यूजीलैंड का एक नया और सीधा बाजार खुल गया है। इसी प्रकार भारतीय आईटी, आईटीईएस, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए न्यूजीलैंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस समझौते में आवागमन को सुगम बनाने के विशेष प्रावधान हैं। इससे कुशल भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि प्रौद्योगिकी में होने वाले तकनीकी सहयोग से भारतीय किसानों को अपनी पैदावार और प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस संधि के माध्यम से भारत ने प्रशांत क्षेत्र के लिए खुद को एक उच्च मूल्य वाले सेवा प्रदाता और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस समझौते के लागू होने के साथ ही कुछ विशिष्ट चुनौतियां भी सामने आती हैं। सबसे प्रमुख है डेयरी विवाद। डेयरी क्षेत्र को भले ही अभी बाहर रखा गया है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये उच्च प्राथमिकता का विषय है, जो भविष्य की व्यापारिक समीक्षाओं में कूटनीतिक दबाव का कारण बनेगा। ये चार्ट उत्पत्ति के नियम यानी रूल्स ऑफ ऑरिजिन की जटिलताओं को दर्शाता है। छोटे भारतीय निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के सख्त गुणवत्ता मानकों के साथ सामंजस्य बिठाना एक बड़ी नियामकीय बाधा है। उच्च तकनीक वाले विशेषीकृत आयातों की वृद्धि से स्थानीय स्तर पर कुछ भारतीय निर्माताओं के सामने सीधी प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ेगा। अंततः 20 अरब डॉलर के निवेश का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की कमियों को तेजी से दूर करना होगा। इस एफटीए की अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अपने आंतरिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों में कितनी तेजी से सुधार करता है। नीतिगत निष्पादन की बात करें तो दोनों देशों की संसदों को विधायी प्रक्रिया को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि ये समझौता 2026 के अंत से पहले लागू हो सके। एफआईईओ और सीआईआई जैसे उद्योग निकायों को तुरंत दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए, ताकि एमएसएमई सेक्टर को नए बाजार के नियमों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। न्यूजीलैंड से आने वाले 20 अरब डॉलर के निवेश को सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले रणनीतिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। भारत न्यूजीलैंड एफटीए प्रमाणित करता है कि भारत अपनी घरेलू आर्थिक संप्रभुता और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा सकता है। अब आज के विश्लेषण को आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी से जोड़ते हैं। आपके अभ्यास के लिए प्रश्न स्क्रीन पर है। हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए वार्ता को क्यों तेज किया है? इस बदलाव के पीछे के रणनीतिक और आर्थिक कारकों का मूल्यांकन कीजिए। आज चर्चा किए गए रणनीतिक बहिष्करण, व्यापारिक संतुलन और निवेश के प्रावधानों का उपयोग चूकते हुए 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। आर्थिक विकास और घरेलू संरक्षण के बीच के इस संतुलन को समझना ही यूपीएससी मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने का आधार है। ऐसे ही प्रामाणिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी तैयारी जारी रखें।